डायलिसिस पेशेंट्स में एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है एनीमिया, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है जो कि कैल्शियम, फास्फोरस, पीटीएच की डेफिशिएंसी या इनके ज़्यादा होने से जो दिक्कतें आती हैं। इस चीज़ को हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मिनरल बोन डिजीज़ या रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी बोलते हैं। आज मैं इसी बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगा। व्हाट इज़ कैल्शियम? कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे बॉडी में उसमें होता है, बोन्स में होता है, और ये डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, इन सब से मिलता है। जो किडनी का काम है इस कैल्शियम के लेवल को एक बहुत ही नैरो लिमिट में मेंटेन करके रखना होता है, जो कि बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फास्फोरस होता है जो कि बोन्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, मीट ऐसी चीज़ों से आता है, और इसका भी काम किडनी का काम इसको भी मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पीटीएच ये एक ऐसा ग्लैंड है, गले में पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है जिससे पीटीएच हार्मोन रिलीज होता है, और इसका भी काम है, ये एक हार्मोन है जो कि कैल्शियम के बैलेंस मेंटेन करने में किडनी के काफ़ी मदद करता है। इसी तरह विटामिन डी होता है जो कि हमारी बॉडी में किडनी में ही एक्टिवेट होता है। ये विटामिन डी अल्टीमेटली कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है इंटेस्टाइन और किडनी से अपटेक करने में मदद करता है। ये पीटीएच और विटामिन डी आपस में मिलकर कैल्शियम और फास्फोरस को बैलेंस को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। जो पेशेंट्स किडनी फेलियर में होते हैं, डायलिसिस में होते हैं, उनमें क्या क्या व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग? सबसे पहले जो चेंज होता है वो होता है कि ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, क्योंकि जो किडनीज हैं वो विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पाती हैं। जो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होता तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है इंटेस्टाइन से भी और किडनी से भी। अल्टीमेटली ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, और इसी तरह जैसे जैसे किडनी का काम कम होता जाता है, फास्फोरस का एक्सक्रीशन जो है, जो किडनी का काम है फास्फोरस निकालना, वो हो नहीं पाता है। सो द फास्फोरस कीप्स ऑन गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। इन सब की वजह से, कैल्शियम कम होने की वजह से प्राइमरली पीटीएच का लेवल बढ़ जाता है। पीटीएच कोशिश, जो बॉडी है वो कोशिश करती है कि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखा जा सके। कैल्शियम के मेंटेन करने के लिए पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन रिलीज होता है। ये पैराथॉर्मोन क्या करता है कि जो विटामिन डी है इसको एक्टिवेट करता है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है फूड से, और दूसरी तरफ फास्फोरस के एक्सक्रीशन को भी किडनी से बढ़ाता है। अल्टीमेटली लेकिन ये ग्लैंड्स को इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, जैसे जैसे किडनी फेल होती जाती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा काम करता रहता है, और एक कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जो ये कैल्शियम फास्फोरस है, इनके ज़्यादा या कम होने से हमें क्या दिक्कतें होती हैं? बोन पेन, बहुत सारे पेशेंट्स को बॉडी एक, लोअर बैक में पेन, कमर में दर्द, पैरों में दर्द ऐसा रहता है। मसल्स में कमजोरी आ जाती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और एक कॉमन सिम्टम होता है खारिश, इचिंग होती है बहुत सारे, जिसके लिए काफ़ी हद तक फास्फोरस और कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटरनेशनल गाइडलाइंस क्या हैं, क्या होने चाहिए फास्फोरस लेवल्स डायलिसिस पेशेंट में? फास्फोरस के रिकमेंडेशंस है कि 3.5 से 5.5 होना चाहिए, कैल्शियम 8.4 से 9.5 होना चाहिए, पीटीएच 130 से 600 तक होना चाहिए। ये सब वैसे ज़्यादा है, पीटीएच जो है 130 नॉर्मल आदमी के लिए ज़्यादा है, लेकिन फॉर अ डायलिसिस पेशेंट ऐसा रिकमेंड किया गया कि इस लेवल में मेंटेन रखना चाहिए। विटामिन डी की कमी हो सकती है बॉडी में, लेस देन 30 हो तो उसको कमी मानी जाती है और उन सबको ट्रीट करना पड़ता है। कितनी फ्रीक्वेंटली हमें टेस्टिंग करानी चाहिए? कैल्शियम फास्फोरस की टेस्टिंग तो हर महीने या हर 3 महीने में करानी चाहिए, पीटीएच का हर 3 से 6 महीने में करानी चाहिए, और विटामिन डी की टेस्टिंग एक बार करा के उसके बाद उसके लेवल के ऊपर या ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करके रिपीट टेस्टिंग करानी चाहिए। हमारे पास क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है इस कैल्शियम फास्फोरस के डिफेक्ट्स के लिए? एक है डाइट, मेडिकेशंस और डायलिसिस। डाइट में दिक्कत ये आती है कि फास्फोरस जो है, हम जो आम प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं उन सब में फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन के रिकमेंडेशंस ये हैं कि डायलिसिस पेशेंट में हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए, अप टू 1.2 ग्राम्स पर केजी, लेकिन अगर हम प्रोटीन ज़्यादा देते हैं तो उसी खाने में फास्फोरस भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट सा बैलेंस होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है आपके डॉक्टर्स के लिए ये मेंटेन रख पाना, ये बैलेंस, कि फास्फोरस भी कम हो और प्रोटीन भी एडिक्वेट मिले। और कैल्शियम की रिकमेंडेशन ये है कि अबाउट 2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम पर डे होना चाहिए, जिसमें आपकी दवाइयाँ और बाकी जो आपको डाइट से कैल्शियम मिलता है वो इंक्लूडेड होता है। सो एटलीस्ट हमें ये समझ में आता है कि डाइट अलोन, किसी को अगर हम सिर्फ डाइट एडवाइस करते हैं, दैट्स नॉट सफिशिएंट टू मेंटेन एडिक्वेट लेवल्स ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम इन द बॉडी। सो व्हाट नेक्स्ट इज ड्रग्स। ड्रग्स में कुछ दवाइयां आती हैं जिनको हम बोलते हैं फॉस्फेट बाइंडर्स। ये क्या करते हैं? फॉस्फेट बाइंडर्स आपके खाने में जो फॉस्फोरस होता है उसको बाइंड कर लेते हैं ताकि वो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब ना हो। आप लोग बहुत सारे पेशेंट्स दवाई चल रही होंगी, फॉस्टैट, सेवकार, ऐसी बहुत सारी दवाइयां चल रही होंगी जिनका मेन काम यही होता है कि फॉस्फोरस को बाइंड करें।
इसमें ध्यान ये रखना होता है कि ये जो दवाइयाँ हैं इनको खाने के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि जो फास्फोरस है वो डाइट में ही है, आप उससे पहले लेंगे या उसके बाद में लेंगे तो कोई खास फायदा नहीं होता है। डाइट के साथ लेना चाहिए ताकि जो डाइट में फास्फोरस है उसको वो बाइंड कर सके और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को कम कर सके। कौन सी दवाई किस पेशेंट को देनी चाहिए ये आपके डॉक्टर साहब ही विल टेक इनटू कंसिडरेशन एवरीथिंग, आपकी बाकी क्या दिक्कतें चल रही हैं, बाकी क्या दवाइयां हैं, फास्फोरस कैल्शियम के लेवल्स क्या है, इन सब के ऊपर डिपेंड करके आपके डॉक्टर साहब जो है उस दवाई को डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवाई आपको देनी चाहिए। इसी तरह विटामिन डी की भी कमी होती है, लेकिन सब पेशेंट्स को विटामिन डी देने की जरूरत नहीं होती है, स्पेशली अगर उनका पीटीएच लेवल नॉर्मल है और बाकी चीजें नॉर्मल है। जिन पेशेंट्स का पीटीएच लेवल बहुत ज़्यादा हो उनको विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिया जाता है, या फिर कोई ऐसे पेशेंट्स जिनका कैल्शियम कम है उनको भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। इसमें दवाइयाँ आती हैं अल्फा D3 और ऐसी सारी दवाइयाँ आप लोग को चल रही होती हैं, बट इसका डिपेंड अगेन यही करता है कि बाकी चीज़ें देख के आपके डॉक्टर साहब डिसाइड करते हैं कि वेदर यू रिक्वायर विटामिन डी सप्लीमेंट्स और नॉट। विटामिन डी इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, बहुत सारे पेशेंट्स को डायलिसिस के बाद इंजेक्शन में दिया जाता है, लेकिन इसमें मेन डर ये होता है कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अभी एक नई दवाई आई है इन दिनों मार्केट में जो कि सिर्फ पीटीएच को डायरेक्टली कम करने के लिए दी जाती है, इनको कैल्शियम माइमेटिक्स कहा जाता है, और ये उन पेशेंट्स में दिया जाता है जिनका बहुत ज़्यादा पीटीएच हो। मैंने बताया था 600 तक अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है, इससे भी ज़्यादा पीटीएच हो तो फिर दिया जाता है। कुछ पेशेंट्स में अगर बहुत ज़्यादा पैराथायरॉइड ग्लैंड काम कर रहा हो, दवाइयों से कंट्रोल ना हो तो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़े। डायलिसिस, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो डायलिसिस है, लेकिन डायलिसिस की भी दिक्कत ये है कि फास्फोरस बहुत ज़्यादा डायलिसिस से भी नहीं निकल सकता है। रिकमेंडेशंस ये हैं कि हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराया जाए, 3.5 से 4 घंटे तक डायलिसिस कराया जाए, दैट इज अ रिकमेंडेशन। बट उसके बावजूद भी फास्फोरस डायलिसिस से निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आजकल कई लोग तो ओवरनाइट डायलिसिस, नॉक्टर्नल डायलिसिस, बहुत सारे सेंटर्स हैं जो स्पेशली फास्फोरस को ध्यान रखते हुए करते हैं। मेरे मेन ये है कि कोई भी एक ट्रीटमेंट अकेला काफी नहीं है, डाइट हो, मेडिकेशंस हो या सिर्फ डायलिसिस हो, दैट्स नॉट अलोन सफिशिएंट टू कंट्रोल द फास्फोरस एंड कैल्शियम बैलेंस। इसीलिए अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज अप्रोचेस इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, टू मेंटेन बोन हेल्थ एंड बाकी सिम्टम्स कम हो उससे। थैंक यू।